हेलो। नमस्कार प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसी के आगे हम बढ़ेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। एमजीओ तक हमने पढ़ लिया था और हम आपको यहां तक लेकर आ गए थे। कहां तक? अम्ल क्षार संकेत हम पढ़ रहे थे। एसिड बेस और संकेतकों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि किसकी पहचान किससे की जाती है। तो बिना किसी देरी के साथ पढ़ते हैं। नमस्ते नमस्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो। चलो क्लास शुरू करें अब बिना देरी के साथ। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। तो कल हमने हल्दी पढ़ लिया था, इसके आगे पढ़ते हैं। आज लिटमस से शुरू करते हैं। लिटमस पेपर की बात करते हैं। भाई अगर हम लिटमस पेपर की बात करते हैं, ये क्या होता है? तो लिटमस जो पेपर होता है, यह लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त किया जाता है? ये लाइकेन से इसकी प्राप्ति होती है ना। लाइकेन आप जानते हैं एक सहजीवी जीव होता है, सिम्बायोटिक जीव होता है। शैवाल और कवक जब साथ में रहते हैं तो उन्हें लाइकेन कहा जाता है। ठीक है। हम सब्जी में मिलाते हैं तो लाल नहीं होती। तो बेटा सब्जी कौन सी क्षार है? सब्जी तुम सरफ डाल के बनाते हो, साबुन की सब्जी बनाते हो। सब्जी अगर तुम्हारी क्षार है क्या? चलिए, नहीं ना, सीधी सी बात है। अब लिटमस पेपर जब भी याद रखना, इसकी क्रिया अम्ल से क्रिया होगी। रिएक्ट विथ एसिड। और या लिटमस की क्रिया किससे होगी? क्षार से क्रिया होगी। रिएक्ट विथ बेस। तो अम्ल से जब क्रिया होती है तो लिटमस कैसा हो जाता है? लाल कलर हो जाता है। और क्षार से जब क्रिया होती है तो लिटमस कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। और प्राकृतिक कलर कैसा होता है लिटमस पेपर का? तो नेचुरल कलर कैसा होता है? तो दोस्त याद रखिएगा, बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। तो अम्ल से जब जब कोई चीज, अगर लिटमस कभी लाल हो जाए, लिटमस कभी लाल हो जाए, वो ऑलवेज क्या होगा दोस्त? याद रखिएगा, लाल हो जाएगा।
है ना, वो एसिड होगा। लिटमस अभी नीला हो जाए वो हमेशा क्षार होगा, वो बेस होगा। जैसे लिटमस को साबुन के पानी में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। साबुन के लिटमस के ऊपर नींबू डालेंगे वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, चलो और भी पढ़ते हैं कि भाई और भी होते हैं क्या, कि हाँ बिल्कुल होते हैं। सर कौन से होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं। भाई पत्ता गोभी का नाम सुना होगा आपने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार होता है ना। तो आइए देखते हैं और भी इंडिकेटर्स को। चलो, इनके सिर्फ नाम याद रख लेना। अम्ल क्षार संकेतक, एसिड बेस इंडिकेटर, इनके सिर्फ नाम याद रख लेना। जैसे रेड केबेज, लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी का नाम याद रख लेना। और क्या याद रख लेना दोस्त, जैसे लाल पत्ता गोभी पे क्या होता है, जब हम क्रिया कराते हैं ना, एसिड डालते हैं, तो एसिड डालते हैं तो वो लाल कलर की हो जाती है, क्षार की क्रिया कराते हैं तो हरे कलर की हो जाती है। इसी तरह से गुड़हल के फूल होते हैं। ये सिर्फ नाम पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि किसका उपयोग अम्ल क्षार की पहचान में करते हैं। इंग्लिश में इसे चाइना रोज कहते हैं। और क्या होता है गुड़हल के फूल के अलावा, तो दोस्त याद रखिएगा अगर बात करते हैं तो हाँ एक प्लांट और होता है फूल, जेरीनियम के फूल, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलते हैं, जेरीनियम के फूल। तो इन का कलर बदल जाता है अम्ल और क्षार के साथ में, हालांकि ये सिर्फ नाम से पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए। लेकिन अभी हम क्लास ले ले, फिर एक बार और आपका जाते हुए हम धन्यवाद करते हुए चले जाएंगे। चलिए, वेरी गुड। अब ऐसे भी होते हैं जो सूंघ कर बताए जा सकते हैं। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, घ्राण संकेतक कहते हैं। तो वही सूंघ कर जिनका पता चल जाता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या करते हैं दोस्त, याद रखना। इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, इनकी गंध बदलती है, जिससे पहचान हो जाती है कि सर ऐसे कौन से जिनकी अम्ल या क्षार से क्रिया होने पर गंध बदल जाती है। जैसे प्याज, विनेला, लौंग। अगर आप इनकी क्रिया एसिड से करवाओगे तो नो चेंज इन स्मेल, गंध नहीं बदलती। आप एक प्याज का टुकड़ा लेना, नींबू के रस में डाल देना, एक प्याज का टुकड़ा लेना, साबुन के पानी में डाल देना, साबुन के पानी वाले का जो स्मेल होगा ना वो बदल जाएगा। दोस्त याद रखिएगा। और अगर आप इसकी क्रिया बेस से करवाते हो तो क्षार से इनकी क्रिया कराते हैं तो इनकी स्मेल बदल जाती है। इनकी गंध बदल जाती है। तो ये प्याज हो गया, वेनेला हो गया, है ना, लौंग हो गया, इनको उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो इजीली देख नहीं पाते, है ना, सॉरी सुंग, हाँ देख नहीं पाते, है ना, जो कलर क्या ब्लाइंड होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि देख नहीं पा रहे तो कैसे पता चलेगा एसिड कौन सा है बेस कौन सा, अगर पढ़ेंगे वो तो।
तो उनके लिए यूज किया जाता है। ये प्याज हो गया, वेनिला, ये उस है ना, साबुन, जैसे साबुन हो गया, साबुन बेस है, साबुन के पानी में डाल के निकाल के अगर सूंघेंगे और पहले की खुशबू को सूंघेंगे, अच्छा बदल गई मतलब ये क्षार है, नहीं बदली मतलब वो क्या है, एसिड है। इस तरह से पहचान हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेटर होते हैं, रासायनिक इंडिकेटर होते हैं, केमिकल इंडिकेटर होते हैं। तो रासायनिक संकेतक के तौर पर हम किसे जानते हैं? पहला नाम आता है मिथाइल ऑरेंज का। दूसरे नंबर पर आते हैं फिनोप्थेलिन। अगर इसकी क्रिया अम्ल के साथ कराएं, अम्ल को मिथाइल ऑरेंज क्या कर देगा, लाल कर देगा, रेड कर देगा। और क्षार को मिथाइल ऑरेंज क्या कर देता है, येलो, पीला कर देगा। ठीक है, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज का प्राकृतिक कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। फिनोप्थेलिन जो होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। जब आप फिनोप्थेलिन की क्रिया आप एसिड के साथ कराते हैं, अम्ल के साथ, तो नो चेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब बेस के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है फिनोप्थेलिन की, तो ये क्या करता है, ये पिंक अर्थात गुलाबी कलर देगा। तो ये कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है, गुलाबी कलर देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्त, ये एसिड और बेस की पहचान करने के कुछ इंडिकेटर्स थे। हमने हल्दी को कल पढ़ लिया था, बचे हुए मैंने आपको सारे आज करा दिए। ठीक है। तुम्हारी कमेंट पढ़ लिया करो, हमने बेच नहीं लिया क्या? बेटा बेच तुमने कमेंट पढ़वाने के लिए लिया क्या पढ़ने के लिए लिया, पहले खुद डिसाइड करो। ठीक है, तुम्हें यही नहीं पता तुमने बेच क्यों लिया बेटा। ठीक है, और सबके कमेंट नहीं पढ़े जा सकते। लवण अर्थात सॉल्ट क्या होता है? जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराने पर पानी के साथ बना दूसरा पदार्थ लवण है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एंड फॉर्म्ड वाटर एंड सॉल्ट। ये जो अभिक्रिया होती है इसका एक नाम है दोस्त, इसे आप अधिकतर क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, निष्प्रभावन कहते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, इस घटना को निष्प्रभावन कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं।
क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? जब भी किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ होगी तो लवण प्लस पानी बनता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? निष्प्रभावन, है ना। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट्स फॉर्म्ड सोल्ट प्लस वाटर, इट्स ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। चलिए, क्लास मिली मालिका मत लिया जीजे नोट से ध्यान दिया की। ठीक है। अच्छा, आर रह गया। अरे कभी कभी अगर पॉइंट छूट जाए, आर छूट जाए, तो इतना तो आप कॉमन सेंस है आप में यार। देखो दोस्त, जब भी हम किसी एसिड की क्रिया किसी किसके साथ कराते हैं, जैसे एक एसिड लेते हैं हम यहां पर, हमने HCl लिया, हम इस HCl की क्रिया एक बेस के साथ करवाते हैं, क्षार के साथ, जैसे कि NaOH। अभी तक ऊपर जो लिखा है वो भी यही है, ये जो लिखा है वो भी यही है, ये जो लिखा है ये भी यही है, ये भी यही है, ये भी, सब एक ही चीज है। लवण कैसे बन रहा है बस ये पता है। ये आपका एसिड कौन सा होता है भाई? आप सभी जानते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड की रिएक्शन में इस बेस के साथ करा रहा हूं। इस क्षार का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ा था। जब इन दोनों की क्रिया होती है तो यहां का Cl और यहां का Na आपस में मिलकर के नमक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नमक। तो पहला प्रोडक्ट बना आपका NaCl, और दोस्त यहाँ का H, यहाँ का O और यहाँ का H, दो H हो गए, तो H2 और एक ऑक्सीजन मतलब पानी। अब ये NaCl ही आपका क्या होता है दोस्त? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो नमक बनाने की प्रक्रिया जो होती है ना, याद रखना, इसे ही टेबल सोल्ट कहते हैं। तो टेबल सोल्ट भी इसे ही कहा जाता है, खाने का नमक कहते हैं। तो भाई, कहने का तात्पर्य यह है कि नमक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? नमक बनाने के लिए, नहीं बेटा फिजिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स आपको धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे। ठीक है। नमक बनाने के लिए दोस्त क्या होता है, याद रखना, नमक बनाने के लिए एसिड की क्रिया हम बेस के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? एसिड की क्रिया बेस के साथ कराते हैं। ओके। तो एसिड की क्रिया बेस के साथ कराई जाती। बहुत सारे सॉल्ट हैं, आइए कुछ प्रमुख लवण के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सोल्ट जो है NaCl, उसकी बात कर लेते हैं। NaCl को ही क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। चलिए, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम है टेबल सॉल्ट, क्योंकि खाने की टेबल पर रखा होता है। दूसरा इसे कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट भी इसे कहा जाता है। तो दोस्त याद रखना, एक और क्या कहते हैं? सबसे सिंपल सॉल्ट है ये, इजीली मिल जाता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यही नमक पाया जाता है। क्या करता है? तो ये जो खाना होता है, खाने का स्वाद बढ़ाता है। तो खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए ये जाना जाता है। इंक्रीज ऑफ फूड टेस्ट। खाने का स्वाद अगर कोई बढ़ाता है तो वो कौन सा नमक होता है? NaCl होता है। फिर से समझो,
सोडियम क्लोराइड को ही हम खाने की टेबल पर, जैसे खाना खाते हैं नाश्ता करते हैं वहां टेबल पे रखा होता है, तो उसकी टेबल पर होता है। साधारण नमक या सिंपल सॉल्ट भी इसे ही कहते हैं हम। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी यही जाना जाता है ना। तो दोस्त इसको याद रखिएगा, तो खाने का स्वाद कौन बढ़ाता है, तो वो भी NaCl ही बढ़ाता है। अब थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं, भाई इसका और काम क्या हो सकता है ना। भाई अगर और काम NaCl का अपन देखें तो क्या कर सकते हैं, अचार के संरक्षण में, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल में, तो इसके यूजेस क्या हैं। पहला उपयोग, अचार के संरक्षण में, पिकल के प्रिजर्वेशन में। दूसरा क्या होता है, बेकिंग सोडा के निर्माण में। फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बनाने में। बेकिंग सोडा बनाने में। और क्या उपयोग होता है इसका, तो भैया याद रखना कि ये जो स्नोफॉल होती है, बर्फ जो होती है, आइस जो होती है, उसको पिघलाने में। आपने अक्सर ये सुना होगा जैसे कि कनाडा हो गया, है ना, ऐसे ठंडे देश होते हैं, रसिया हो गया, ये रोड के ऊपर क्या करते हैं, नमक बिखेरते हैं। तो रोड के ऊपर नमक बिखेरना का जो मेन काम होता है दोस्त याद रखिएगा, है ना, वो इसलिए किया जाता है कि जो ऊपर आसमानी बर्फ गिरने वाली है वो थोड़ी सी पिघलने लग जाए। क्या होने लग जाए, पिघलने लग जाए, इसलिए यहां पर ये चीज होती है। अब बात करते हैं हम यहां से, तो भाई NaCl हमारा कंप्लीट होता है। अगले सॉल्ट के ऊपर हम बढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, इसके बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में हम इसे जानते हैं। दूसरा और क्या काम होता है भैया, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। हिंदी में बेकरी उद्योग में। चलो और कहां पर यूज होता है, जब भी हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पर, तो ये टूट जाता है दोस्त, याद रखिएगा, Na2CO3, है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस यहां से H2O पानी का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन यहां हो गई, तीन यहां हो गई, चार, तीन दूना छह, दो बची है, एक कार्बन बचा है, CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। तो अगर हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, याद रखिएगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस कार्बन डाई गैस, याद रखना, इससे प्रश्न बनता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, बाहर निकलती है। इसीलिए इसका उपयोग आग बुझाने में करते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी ज्यादा आग जहां पर होती है ना, आग बुझाने में, तो ज्यादा आग जहां पर होती है वहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर 80 डिग्री क्रॉस कर ही चुका होता है। नॉर्मली हम जो देखते हैं ना कि आज का जो टेम्परेचर हमारे आसपास है वो हो रहा है भाई 30-40 डिग्री का, तो बाहर का टेम्परेचर तो पता नहीं कितना जाएगा। तो इस कारण से हम यहाँ पर किसका उपयोग कर लेते हैं भाई, याद रखिएगा, आग बुझाने में भी इसका उपयोग कर लेते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में, है ना।
एंटासिड या प्रति अम्ल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं हम इसका, प्रति अम्ल के रूप में। पेट की एसिडिटी अगर नॉर्मली थोड़ी बहुत हो रही है तो ये उसको निकाल सकता है। ये आप याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। किसके बारे में? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे ही और किस नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसे ही खाने का सोडा बोलते हैं। ये जो टॉपिक है ना, आपको लग रहा होगा कि एसिड बेस का टॉपिक आज चौथा चल रहा है, इसमें जितनी चीजें हो सकती है ना उन सभी को मैं यहाँ पर आपको पूरा करवा दूंगा। इससे फिर बाहर कुछ बचेगा ही नहीं आपका। भाई इनको बार बार थोड़ी पढ़ना है, Na2CO3 बार बार पढ़ेंगे क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, एक बार में जितने पॉइंट इससे बन सकते हैं सारे ही पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए समय लग रहा है। चलो दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा है तो सोडियम कार्बोनेट पढ़ लेते हैं। Na2CO3 0.10H2O, Na2CO3 0.10H2O की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको। कुछ लोग इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। कुछ लोग इसे धावन सोडा भी कहते हैं। ये सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। आप वॉशिंग सोडा कहो, धावन सोडा कहो, सोडियम बाइकार्बोनेट कहो, सब एक हैं, कोई अलग नहीं। अब बात ये करते हैं कि इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है। तो भाई एक तो होता है इसका यूजेस की अगर बात कर लें, अपमार्जक निर्माण में। फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट, वो घड़ी, व्हील, सुने, ये सब डिटर्जेंट कहलाते हैं। आप सर्फ बोलते हो ना जिन्हें, ये डिटर्जेंट होते हैं। ठीक है, तो भैया उनको बनाने के लिए। दूसरा, कपड़ा उद्योग में सीधा इसका यूज करते हैं, यूज इन, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कपड़ा उद्योग में। दूसरा, इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? कपड़ा उद्योग के अंदर। और कहाँ यूज होता है बड़े पैमाने पर? तो हार्ड वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, हार्ड वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। कठोर जल उपचार में। हार्ड वाटर ट्रीटमेंट में। कठोर जल उपचार में। अब ये हार्ड वाटर क्या होता है ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो हार्ड वाटर जो होता है ना, साबुन इसके साथ झाग नहीं देता। इसलिए लोग किसका यूज करते हैं फिर? डिटर्जेंट का। अब हार्ड वाटर भी दो तरह के होते हैं। एक होती है स्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। परमानेंट हार्डनेस, नॉन परमानेंट हार्डनेस। स्थायी कठोरता जो होती है वो किसके कारण आती है? ठीक है, और अस्थायी कठोरता किसके कारण? स्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी होती है। और सल्फेट के कारण क्या होती है दोस्त, याद रखिएगा, है ना। सल्फेट के कारण क्या होता है? सल्फेट के कारण क्या होता है? स्थायी कठोरता होती है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम
के सल्फेट से, और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से क्या होता है? तो बाइकार्बोनेट से जो आती है वो आती है आपकी कौन सी कठोरता? तो याद रखिएगा, स्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता जो आती है वो सल्फेट के कारण, कैल्शियम और अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। स्थायी कठोरता आती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, और जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण आती है? तो दोस्त याद रखिएगा, वो आती है आपकी किसके कारण? ठीक है, बाइकार्बोनेट्स के कारण। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब भी बाइकार्बोनेट्स की बात होगी तो आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो दोस्त याद रखना, ठीक है, सल्फेट जब जब आएंगे तो वो आपकी स्थायी कठोरता को लाएंगे, और जब जब यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स आएंगे तो वो पानी की अस्थायी कठोरता को रिप्रेजेंट करेंगे। Na2 का मतलब सोडियम के दो मॉलिक्यूल। इतनी चीज आपने देखी। अब अगला सोल्ट जो आता है उसकी बात करते हैं कि अगला सोल्ट इसके बाद कौन आता है। हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं, है ना, या जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर कह देते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं, विरंजक चूर्ण की बात कर लेते हैं, अगले नमक की बात करते हैं। ये सब नमक है। CaOCl, सॉरी, .Cl, या कभी कभी कुछ लोग इसे CaOCl2 भी कह देते हैं। तो कोई अंतर नहीं लगता मुझे तो इसमें, लेकिन फॉर्मूला जो सही है वो ये वाला है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, दोनों इसी के नाम है। और क्या कहते हैं इसको? तो भैया इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसे कहा जाता है। इससे एक प्रश्न बनता है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण या जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? इसके निर्माण के लिए दो चीजें भागीदार होती हैं, है ना। दो चीजें होती हैं, एक होती है CaOH ट्वाइस, और एक होता है Cl2। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोला जाता है क्लोरीन गैस। क्या बोलते हैं? क्लोरीन गैस। यहां देखना, जब CaOH ट्वाइस बुझे हुए चूना की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो CaOCl, तो ऑक्सीजन है एक रह जाएगा, और साथ में फिर Cl आ जाएगा, और यहां पर H2O आ जाएगा, पानी। इसे ही बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। हाइड्रेटेड लाइम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो निर्माण के लिए जरूरी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन के साथ करवाना, तब जाकर के किसका निर्माण होता है? इसी का होता है। ठीक है, तो बुझे हुए चूने के ऊपर जब क्लोरीन गैस की क्रिया इससे करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, सिंपल सा तरीका है, याद रखो। अब बात करते हैं इस CaOCl2 की। इसका यूज कहाँ किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भाई यूजेस पढ़ लेते हैं अब ब्लीचिंग पाउडर के, क्या क्या उपयोग हैं। तो उपयोग में पहला, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में, तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। CHCl2 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? CHCl2 क्लोरोफॉर्म। कहाँ यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म को? आप सभी जानते हैं, बेहोश करने में।
मूवीज में देखा होगा ना, मूवीज में देखा होगा वो वाला। बेहोश करने में, वाटर ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया को मारता है। वाटर ट्रीटमेंट कैसे हुआ? क्योंकि क्लोरीन गैस है इसके अंदर। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हो पेयजल उपचार में। तो पेयजल उपचार के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, पानी को कीटाणु रहित बनाना, जो भी बोला जाए वही है ना। ना सिकुड़ने वाला ऊन बनाने के लिए करते हैं। स्विमिंग पूल साफ करने के लिए करते हैं। याद रख, है ना, क्लीनिंग एजेंट ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल को साफ करने, बहुत सी बार क्या होता है, स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारा पानी होता है ना दोस्त। याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में सारे पानी को मैंने CH Cl3 Cl2 लिख दिया। मैं हर बार यही गलती करता हूँ यार इसमें। क्लोरोफॉर्म कहीं लिखा था क्या? हाँ, इसको CH Cl3, मैं हर बार यही गलती करता हूँ, है ना। ऐसी क्लोरीन गैस से मोहब्बत है मेरी कि मैं उससे Cl2 लिखे बिना रह नहीं पाता। उसको Cl3 कर लेना, क्लोरोफॉर्म को। CH Cl3 होता है वो। हर बार पता नहीं कितनी बार मैंने, मेरे साथ, मैं ना आज से नहीं, स्कूल से यही होता आ रहा है। मैं से CH Cl3 है ना, बुलवाओगे ना इसका केमिकल नेम तो मैं बिल्कुल सही बोलूंगा, टेट्रा ही बोलूंगा, लेकिन लिखते समय पता नहीं क्यों मैं डाई कर देता हूँ। चलिए, मुझे कोई और क्लास लेनी है और AWTPO के लिए, यही लेनी है बेटा, AWTPO के लिए। ठीक है, सैटरडे सैटरडे अलग से चलाते हैं आपकी AWTPO की, लेकिन इस शनिवार नहीं होगी, क्योंकि इस शनिवार हम जा रहे हैं मीटिंग के लिए। तो आपकी अगले सैटरडे को कैटलिस्ट वाला जो पार्ट है, ये देखो, एक मैं आपको एक थोड़ी और हिंट दे देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये भी AWTP वाले को करना है। लगभग 15-16 तारीख के आसपास तक, ये जो आ रही है 15-16, आपका दिल्ली पुलिस का केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा। तो फिर पर्टिकुलर AWTPO की जो क्लास है ना, वो हम शुरू कर देंगे। फॉर्मूला समझने, फॉर्मूले की क्लास में अलग से आपको करवा दूंगा एक, जिसमें आपके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, याद कराएंगे ट्रिक के माध्यम से, घबराओ मत। तो वो हो जाएगा 15 तारीख जो आ रही है तब तक हो जाएगा। उसके बाद आपके AWTPO का कंटिन्यू क्लास ले लूंगा मैं 1-1 घंटा। ठीक है, हाँ, नोट से काम बिल्कुल होगा, और ये काम आपको, ये क्लास आपको लेनी है। CaSO4.5H2 बेटा, CaSO4.5H2 अलग होता है। वो आपका होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, वो अलग है। CaSO4.2H2O वो होता है आपका जिप्सम। ये CaOCl2 है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे रोकूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अब मंडे को मिलेंगे। फॉर्मूले के रिवीजन के लिए आप उनकी एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लो, पढ़ लिया करना उसको। हाँ, नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगा आपका केमिस्ट्री। और फिर AWTP वाले को बच्चे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम अलग से कर लेंगे। थैंक यू सो मच।